इस वीडियो में मैं जो भी बोल रहा हूँ डिस्क्लेमर है, ये लीगल एडवाइस नहीं है और ये फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं है। ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरे पर्सनल ओपिनियन को सुन के आप अपना जैसा भी चाहें वैसा वर्ल्ड व्यू बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जिसके बारे में मैं काफ़ी दिन से प्लान कर रहा था और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी कई सारे लोग मुझे बोल रहे थे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आज ये टॉपिक इतना प्रेसिंग हो चुका है, इतना कंसर्निंग हो चुका है स्पेशली इस देश के आदमियों के लिए कि इस पर बात करना ज़रूरी है। हमारे इंडियन पीनल कोड में एक कानून हुआ करता था, एक सेक्शन हुआ करता था जिसको कहते थे सेक्शन 497। सेक्शन 497 में प्रोविज़न था कि इफ़ देयर इज़ एन इंस्टेंस ऑफ एडल्टरी, मतलब अगर आपकी वाइफ किसी और आदमी के साथ जाकर रिलेशन बनाती है आउटसाइड ऑफ मैरिज, उस आदमी को पकड़े जाने पर जेल की और फाइन का प्रोविज़न था कि उस आदमी को जेल होगी या फिर फाइन होगा। उस केस में भी जो वुमन थी उसे कुछ नहीं होगा, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, तो कोई पीनल प्रोविज़न वुमन के लिए नहीं था। उसके बाद से 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया कि ये कॉलोनियल एरा लॉ है, पुरानी लॉ है, ये कह के कि अ वुमन इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड। तो तब उस दिन से सेक्शन 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया और स्क्रैप हो गया। मतलब टुडे द एक्शन ऑफ एडल्टरी, चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे कहते हैं, अब ये इलीगल नहीं है, अब ये कम्प्लीटली लीगल हो चुका है। अब ये मॉरल रॉन्ग हो सकता है पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में, हमारे पीनल प्रोविजंस की नज़र में ये गलत नहीं है। मतलब इसके लिए कोई सज़ा नहीं होगी, ना औरत को सज़ा होगी ना आदमी को सज़ा होगी। आपके सोचने के लिए ये फैक्ट यहाँ लगा दे रहा हूँ, ये 55% का जो डेटा है ये उन लोगों का डेटा है जिन लोगों ने इस एडल्टरी के इंस्टिंक्ट पे एक्ट किया है। मतलब दे एक्चुअली वेंट आउट ऑफ देयर मैरिज एंड स्लेप्ट विद समवन एल्स। ठीक है, ये उन लोगों का डेटा नहीं है जो लोग फ़ोन पे बात करते हैं दूसरे लवर से या फिर कांटेक्ट में रहते हैं, ये उनका है, दोज हु हैव एक्टेड ऑन इट। तो आप बाकी का डेटा आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं। ये थे आपके फैक्ट्स। अब आप ये कहेंगे कि आपकी अगर शादी हो चुकी है एंड इफ़ योर वाइफ चीट्स ऑन यू, देयर इज़ अ वेरी इजी वे, डिवोर्स हर, राइट? डिवोर्स है। और एक मेरे ख्याल से ये प्रोविज़न होता था पहले कि इफ़ यू आर डिवोर्सिंग योर वाइफ बिकॉज शी डिड एडल्टरी विद यू, मतलब डिड एडल्टरी इन दिस मैरिज एंड शी चीटेड ऑन यू, तो उस वाइफ को मेंटेनेंस के लिए वो एंटाइटल नहीं रहती थी। ठीक है, ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस दैट इफ शी हैज़ ब्रोकन द वॉव ऑफ मैरिज, जो मैरिज का टर्म्स एंड कंडीशंस था उसने तोड़ दिया दूसरे आदमी के साथ रिलेशन बना के, तो वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल क्यों होनी चाहिए? फिर आता है ये जजमेंट, मैंने लगाया स्क्रीन पे। ओकेजनल एक्ट्स ऑफ एडल्टरी डू नॉट डिनाई द वाइफ द मेंटेनेंस, मतलब ओकेजनल, कभी कभी। ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस टू बी डिनाइड टू द वाइफ शी हैज़ टू लिव इन एडल्टरी, मतलब कंटिन्यूअस एडल्टरी होनी चाहिए। तो मतलब अगर कभी कभार का कोई इंस्टेंस है तो उस पर आप उसे मेंटेनेंस डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो आप में से जो लोग बोलेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर मेरी वाइफ ने एडल्टरी किया, उसने मुझ पर चीट किया, तो मैं धड़ाक से उसे डिवोर्स दे दूंगा, नो प्रॉब्लम, आई जस्ट गेट रिड ऑफ हर। तो एक और मैं आपको बात बता दूं कि बिकॉज शी माइट हैव प्रॉबली डन एडल्टरी ओकेजनली, यू विल ऑल्सो बी लूजिंग योर मनी विच इज़ हार्ड अर्न बाई यू। ठीक है, तुम्हारा जो खुद का पैसा है कमाया हुआ, वो तुम उसे दोगे जिसने तुम पे चीट किया है फॉर चीटिंग। ठीक है, दैट इज़ द प्रोविजन, दैट इज़ द रूल। अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उस पर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैं जो है वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये सुनने के बाद तुम अपना कोई जजमेंट बना सकते हो अपने माइंड में और अपना सोच सकते हो जो भी तुम्हें करना है। तो मैंने डेटा डाला इसके बारे में अबाउट द प्रिवेलेंस ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन इंडिया। और अब चलो एक बात करते हैं हम लोग। तुम्हें ये पता है कि बचपन से मम्मी पापा तुमसे कहते थे कि बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, नंबर लाते रहो, स्कूल में कॉलेज में नंबर अच्छे अच्छे लाते रहो, उसके बाद जाके एक अच्छी खासी सरकारी जॉब पा जाओ और किसी भी कीमत पे लड़कियों से बात मत करो, स्टे आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विद एनी वुमन, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि लड़कियां कोई ऐसा बूगी मैन है जिनसे अगर तुम बात भी कर लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, दे हैव शोन वुमेन एज सम काइंड ऑफ ईवल क्रीचर, जैसे कि वो मॉन्स्टर वगैरह है कुछ, कि उनसे अगर तुम नज़दीक भी रहते हो, बातचीत भी करते हो, कॉन्टैक्ट भी रखते हो, तो दिट इज सम काइंड ऑफ बैड थिंग फॉर यू। तुमने ये सब मान लिया,
ठीक है, तुमने बचपन से लेके स्कूल कॉलेज कभी भी यू हैड नो कॉन्टैक्ट विद अ गर्ल, और तुम काफ़ी अच्छे हो पढ़ने में, तुमने बाद में जाके एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब बैक कर ली। ऑब्वियसली अब तुम्हारी एक अरेंज मैरिज होती है, ठीक है, विद हुएवर। अब ये सोचो कि तुमने ये इंश्योर कर लिया कि तुमने किसी लड़की से बात नहीं की अपनी पूरी लाइफ में, और फिर तुम्हारे मम्मी पापा एक अच्छी सी ब्राइड तुम्हारे लिए ले आए अरेंज मैरिज के लिए। ये तुम कैसे इंश्योर करोगे कि जस्ट लाइक यू हैव नॉट टॉक टू एनी वुमन इन योर एंटायर लाइफ, शी हैज ऑल्सो नॉट टॉक टू एनी मैन इन हर एंटायर लाइफ, एंड शी हैज नेवर हैड एनी रिलेशनशिप विद एनी मैन हर एंटायर लाइफ, क्या उसके वर्ड पर भरोसा करोगे? हाँ, चाहो तो तुम वर्ड पे भरोसा कर सकते हो, या फिर उसके डैड के वर्ड पे भरोसा कर सकते हो। और तुम्हें पता है कि हाउ मेनी पीपल टेल देयर ओन डैड अबाउट देयर रिलेशनशिप्स, ठीक है? थिंक अबाउट दिस, ये सोचो। मान लो तुम बहुत ओपन माइंडेड हो, तुम्हारा ये है कि चाहे मेरा कोई रिलेशनशिप ना रहो पास्ट में, मैंने कभी किसी लड़की को डेट ना किया हो, फिर भी आई एम ओके विद द फैक्ट दैट माई वाइफ मस्ट हैव डेटेड समवन इन द पास्ट, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तुम्हें कुछ समय बाद पता चलता है कि योर वाइफ इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद वन ऑफ हर एक्सेस, वो उससे अभी बात कर रही है, और उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रोमांटिक बातें होती हैं जो तुम्हें पता चल जाता है फ़ोन पे अपने, ठीक है? अब तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये अच्छा लगेगा, who will be okay with it, कि माई वाइफ इज़ फ्री टू डू वट एवर शी वॉन्ट्स। अगर वो दूसरे के साथ रोमांटिक बातें करना चाहती है, दूसरे के साथ हैंग आउट करना चाहती है, दूसरे के साथ वट एवर, तो मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा, उनके लिए वीडियो है भी नहीं। पर तुम्हारे में से थोड़ा भी जो भी स्वाभिमानी लोग हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी भी स्पाइन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो चाहते हैं कि एटलीस्ट शादी के बाद उनकी वाइफ उन्हीं से मोनोगेमस रहे, उन्हीं की तरफ लॉयल रहे, क्योंकि शादी का यही पॉइंट ही होता है ना? तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो वो लोग ये सोचेंगे कि मैं इसके बारे में कुछ करूं, और ऑब्वियसली तुम चाहे कितने भी झगड़े कर लो, कितनी भी मार कर लो, एक वुमन का अगर जेन्युइन डिज़ायर है किसी और आदमी के लिए, तो तुम चाहे कितनी भी बातें कर लो, कितना भी नेगोशिएशन कर लो, तुम उसे चेंज नहीं कर सकते। जेन्युइन डिज़ायर कैन नॉट बी नेगोशिएटेड। तो तुम क्या करोगे? अंत में प्रॉब्लम आती है, अंत में बात आती है डिवोर्स तक ही, ठीक है? अंत में बात डिवोर्स तक ही आएगी। अब तुम उसे डिवोर्स करोगे क्या बोल के? ग्राउंड क्या रहेगा? ग्राउंड रहेगा प्रोबेबली तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एडल्ट्री, ये ग्राउंड रहेगा। अब इट डजंट मैटर वेदर शी हैज स्लेप्ट विद द अदर गाय और नॉट विद इन द स्पैन ऑफ दिस मैरिज, लेकिन तुम्हारा ग्राउंड ये रहेगा कि हाँ, शी वॉज मिंगलिंग विद अनदर मैन, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू लीव हर। अब आता है एक ट्विस्ट। तो तुम एक अच्छे बच्चे थे, स्कूल कॉलेज में काफ़ी तुमने टॉप किया, तुमने अच्छी खासी पढ़ाई की, तुमने अच्छी खासी जॉब पाई उसके बाद से बहुत मेहनत करके, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग का सीन कितना मुश्किल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, और जो लोग भी अभी होंगे इस प्रोसेस में वो जानते हैं कि हाउ कट थ्रोट इट इज़। तो तुमने सब कुछ पार करके हिम्मत दिखाई, और तुमने उस फेज़ को पार किया, और तुमने जॉब पाई। अब तुम्हारे पास ये ऑर्डर आता है कि यू हैव टू पे अ हेफ्टी मेंटेनेंस टू योर वाइफ डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी चीटेड ऑन यू, ठीक है? और अगर शादी की बात, तो खैर तुम्हें एलिमनी भी पे करनी है, और फ्रॉम व्हाट आई नो एलिमनी रेंजेस अप टू द 33% ऑफ योर मंथली इनकम, फ्रॉम व्हाट आई नो, ठीक है? अब तुम ये इमेजिन करो कि तुम्हारे ऊपर चीटिंग हुई है, तुम विक्टिम हो इस सिचुएशन में, एंड स्टिल यू हैव टू पे मनी टू द वुमन हु चीटेड ऑन यू। तुम्हें ही पैसा देना है जबकि तुम ही चीट हुए हो, ठीक है? अब एक और सिचुएशन सुनो। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम बहुत बड़े प्लेयर हो, तुम्हारी वाइफ बहुत ही लॉयल है, और तुम बहुत ही बदतमीज टाइप के आदमी हो, तुमने चीट किया अपनी औरत के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर, ठीक है? तुमने चीट किया अपनी वाइफ के ऊपर। नाउ इफ द वाइफ फाइंड्स आउट, लॉजिकली उसका यही तरीका होगा कि मतलब उसके लिए एज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन ये डिसीजन होगा कि शी लीव्स यू, शी डिवोर्सेस यू, दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन इस केस में भी, लेकिन इस केस में राइटफुली शी इज द विक्टिम, क्योंकि तुमने उसके ऊपर चीट किया है। इस केस में भी यू विल बी ऑर्डर्ड टू पे द मेंटेनेंस, राइटफुली सो, जो कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक चीज देखो, जो लोग मेरे वीडियो पे आते हैं और कहते हैं कि थिंग्स शुड बी बोथ वेज, हर चीज इक्वल होनी चाहिए, हर तरफ से, मतलब वो कहते हैं कि हर चीज सेम होनी चाहिए बिटवीन द जेंडर्स, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस केस में हाउ इज इट इक्वल दैट इन द फर्स्ट केस द विक्टिम हैज टू पे द मनी, एंड इन द सेकंड केस द oppressor, the offender has to pay the money, obviously he has to। लेकिन पहले केस में विक्टिम कैसे पे कर रहा है? पहले केस में लड़की ने चीट किया है ना, तो पहले केस में जब लड़की ने चीट किया
तो लड़की शुड पे द मनी या फिर कोई कंपेंसेशन टू द मैन, क्योंकि इमोशनल हर्ट होता है, मैरिज ब्रेक डाउन होती है, पूरी फैमिली ब्रेक डाउन हो जाती है, बच्चे होते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट. शुडंट द वुमन पे कंपेंसेशन टू द मैन? ये आप लोगों के सोचने के लिए, मैं कुछ नहीं कह रहा उस पर. आई एम जस्ट आस्किंग यू क्वेश्चन. जो लोग कहते हैं एवरीथिंग शुड बी बोथ वेज, सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर दोज पीपल. खैर, ये सिचुएशन है अभी. और होता ही है कि व्हेन यू फॉल इन दिस सिचुएशन, ऐसी चीज़ें जब होती हैं, तो जिन पेरेंट्स पे तुमने भरोसा करके ये सारी चीज़ें की थी कि हाँ तुम अपने आप पे वर्क नहीं करोगे, तुम अपने पर्सनालिटी पे वर्क नहीं करोगे, तुम अपने वोकेबलरी पे वर्क नहीं करोगे, इंटेलेक्ट पे वर्क नहीं करोगे, तुम बस अपनी पूरी लाइफ पे एक फोकस लगा दोगे ओनली ऑन स्टडीइंग, और तुम्हारे पास स्टडीइंग को छोड़ के, तुम्हारे स्कोर को छोड़ के, तुम्हारे नंबर्स को छोड़ के, तुम्हारे अंदर अगर उन नंबर्स को हटा दिया जाए, उस स्कोर को हटा दिया जाए, और तुम्हें कहीं अगर बैठा दिया जाए कुछ आदमियों के बीच में, तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है. और अगर तुम्हें ऐसा कह दिया जाए कि तुम किसी भी सोशल सिचुएशन में इंटरेक्ट करो दूसरों से, यू जस्ट स्टटर, तुम मम्बल करने लगते हो, स्टटर करने लगते हो. तुम्हारा अगर तुम बताओ ना कि आई हैव दिस जॉब, आई हैव दिस पोजीशन, तो तुम्हारे बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लोग एडमायर कर सकें. तुम्हें बताना पड़ेगा कि आई हैव दिस जॉब या फिर आई हैव दिस पोजीशन, तभी लोग तुम्हें एडमायर करेंगे. तुम्हारा ऐसे कुछ वैल्यू नहीं है कि तुम जाके किसी से बस बात भर भी कर लो तो आदमी ये सोचे कि हाँ दिस मैन इज समथिंग, ये कुछ है. ठीक है. तो अपनी बातों से किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. तुम्हारी ऐसी आदतें नहीं हैं जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं. वो ये देखें कि तुम फिजिकली काफ़ी फिट हो, वो ये देखें कि तुम काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो, कोई क्राइसिस आता है तो तुम कांपने नहीं लगते, तुम्हारे पास इतना जिगर है कि बड़े से बड़ा क्राइसिस आता है तभी तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी भी इमोशन नहीं दिखती, तुम आराम से, यू जस्ट रिमेन स्टोइक. ये सारी क्वालिटी तुम्हारे अंदर नहीं है. तुम दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहे हो या फिर किन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उसके बावजूद वो ये रहा है कि यू आर जस्ट अ बोरिंग लिटिल मैन. तुम बस कहीं कोने में बैठे हुए हो और बोरिंग सी बातें कर रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हो. तुम्हारे बारे में ही एक ही चीज़ है, एक ही वैल्यू, एक ही एस्पेक्ट, एक ही आयाम, कि यू मैनेज टू अर्न मनी. ठीक है. यू मैनेज टू पुट फूड ऑन द टेबल, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं होता. लेकिन पैसा एक डायमेंशन है लाइफ का, और तुमने पूरी लाइफ में उस डायमेंशन को छोड़ के किसी और डायमेंशन पे फोकस नहीं किया. तुमने अपने फिटनेस पे फोकस नहीं किया, तुमने अपने इंटेलेक्ट पे फोकस नहीं किया, तुमने अपने कॉन्फिडेंस पे फोकस नहीं किया. अब भी तुम्हारे अंदर जो वैल्यू अभी तुमने बनाई है, तुम खुद उस वैल्यू के लिए कॉन्शियस नहीं हो. इसीलिए इतनी अच्छी जॉब पाने के बाद, इतना अच्छा पैसा कमाने के बाद भी यू आर पुटिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन टू द फीट ऑफ द पीपल हु डोंट इवन डिजर्व इट. मेरे पास जिन लोगों के कॉल आते हैं, जिन लोगों के ईमेल आते हैं, उनका यही हाल है कि वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, काफ़ी अच्छे लोग हैं, पर वो अपनी डिग्निटी को एकदम डाल दे रहे हैं पैरों पे. किसके? जो आदमी उनके सामने थोड़ा भी उनके किसी कंपैरिजन में नहीं है, किसी भी एस्पेक्ट में. क्यों? तुम अपने आप को मार्केट ही ऐसे करते हो कि तुम्हारे बारे में बस एक ही एडमिरेबल चीज़ है कि तुम पैसे कमाते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है. और तुम्हें ये समझना होगा कि जब तुम्हारी वाइफ तुमसे शादी करती है, तुम्हारे साथ रहती है, तो अब तुम्हारे घर में वो तुम्हारी फैमिली मेम्बर है. शी इज़ योर पार्टनर, नॉट अ बिजनेस पार्टनर. अब वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है. वो तुमसे बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करने वाली है जान के कि हाउ मच मनी यू मेक इन अ ईयर, हाउ मच मनी यू मेक इन अ मंथ. मनी इज़ देयर सो दैट यू पुट फूड ऑन द टेबल एंड यू फुलफिल योर नीड्स, और तुम्हारे जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी तुम्हारी लीजर एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है. अब वो तुम्हें जब एनालाइज कर रही है तुम्हारे घर में, तो वो तुम्हारी पर्सनालिटी को एनालाइज कर रही है, तुम्हारी स्ट्रेंथ को एनालाइज कर रही है, वो इस चीज़ को एनालाइज कर रही है कि घर में कोई क्राइसिस आ रहा है तो तुम्हारा रिएक्शन क्या हो रहा है. तुम्हारा रिएक्शन क्या ये हो रहा है कि तुम कांपने लग रहे हो, तुम डर के बाहर भागने लग रहे हो इधर उधर, है ना, या फिर तुम्हारा रिएक्शन ये रह रहा है कि तुम स्टॉइक होके, शांत होके, काम होके चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो. क्या तुम्हारी आदतें जो है वो ये है कि तुम बस घर में ऑफिस से आने के बाद, काम से आने के बाद पड़े रहते हो, या फिर तुम्हारे अंदर कुछ पैशंस भी हैं कि तुम्हारी कुछ हॉबीज़ हो, सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिस्ट्री, वर्किंग आउट. अब प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी ये गलती नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी है, स्पेशली जो हम लोग के पेरेंट्स है, जो पिछली जनरेशन है, वो एक्टिवली डिस्करेज करती है बच्चों को कि वो अपने आप के अंदर कोई भी टैलेंट खोजें. वो क्या कहते हैं कि तुम अगर पढ़ाई को छोड़ के कोई भी और एक्टिविटी कर रहे हो तो तुम इतना ख़राब काम कर रहे हो जैसे कि तुम दारू वगैरह पी रहे हो. ठीक है. तुम अगर जाके किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे हो स्कूल वगैरह में, तो वो ऐसा रिएक्ट करती है सोसाइटी जैसे कि तुम कोई दारू वगैरह पी रहे हो या सिगरेट वगैरह पी रहे हो बाहर जाके. ठीक है. सेम फॉर द जिम, सेम फॉर लर्निंग मार्शल आर्ट्स. कुछ लोग समझते हैं कि मार्शल आर्ट सीखना मतलब
गुंडा बनना और एंटी सोशल बनना। तो ये मुझे बता दो कि कौन सा बहुत बड़ा माफिया दुनिया का, जैसे कि अल चापो या अल कपोने या फिर जो भारत के गैंगस्टर्स है, उनमें से कितने सारे मार्शल आर्टिस्ट थे यार, कितने सारे ब्लैक बेल्ट थे, कितने सारे बॉक्सिंग हैवी वेट चैंपियन थे। तो ये थोड़ा सा अजीब लॉजिक होता है उनका, पर प्रॉब्लम ये है कि उनके इस कंडीशनिंग की वजह से झेलते यहाँ के लड़के हैं। अ वुमन इन 2024 will only be with you if she is attracted to you. And if she is not attracted to you and she is attracted to someone else, she will be with that guy. ठीक है, इसको कहते हैं हाइपरगमी। I'll make a video about this later. लेकिन ये चीज़ समझ लो, she will be with you only if she is attracted to you, even if she is married to you. क्योंकि पास्ट का जो टाइम था 1800s 90s, उस समय ये होता था कि सोसाइटी के जो रिस्ट्रिक्टिव मैकेनिज्म थे ना, लड़कों और लड़कियों दोनों के ऊपर, डेटिंग के ऊपर और सेक्सुअल मार्केट के ऊपर, वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि कपल्स को शादी में रहना पड़ता था सिवाय इसके, मतलब बजाय इसके कि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते थे फॉर द सेक ऑफ फैमिली, फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन, फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग सोशल आउटकास्ट। ठीक है, सोसाइटी के जजमेंट से बचने के लिए दे यूज्ड टू स्टे टुगेदर, और इससे फैमिली स्टेबल रहती थी क्योंकि सोसाइटी का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। अब क्या हो रहा है, द मोर मॉडर्न वी गेट, सेक्सुअल मार्केट फ्री हो रहा है, सेक्सुअल मार्केट डीरेगुलेट हो रहा है, सोसाइटी के जो क्लच था ना उसके ऊपर वो फ्री हो रहा है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये होना अच्छी बात है या बुरी बात है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर सेक्सुअल मार्केट इज गेटिंग रिलैक्स्ड। जितना फ्री होता है सेक्सुअल मार्केट, डायनामिक बिटवीन द मेल एंड द फीमेल टर्न्स मोर जंगल लाइक, मतलब एकदम जंगल लाइक सिचुएशन हो जाती है कि द मोर अल्फा द मैन इज, द मोर मैस्कुलिन द मैन इज, द मोर अट्रैक्टिव ही इज टू द वुमन। ठीक है, था तो वो वैसे भी पहले भी वही डायनामिक था, पर वो डायनामिक कंट्रोल में रहता था, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होते थे उतने ज़्यादा उस समय, और मैरिजेस ब्रेक डाउन नहीं होती थी। उन सोसाइटीज़ में जहाँ पे सेक्सुअल मार्केट एकदम फ्री हो चुका है, एकदम लिबरेशन है सेक्सुअल मार्केट का, डेटिंग इज कम्प्लीटली फ्री एंड देयर इज रैम्पेंट प्रोमिस्क्यूटी, उन सोसाइटीज़ में जैसे कि द वेस्टर्न सोसाइटीज़, यूएस को ले लो, यूएस में डिवोर्स इज मोर देन 51%, पोर्चुगल में इट इज़ मोर देन 90%। वाई? बिकॉज दीज सोसाइटीज आर सेक्शुअली फ्री। ठीक है, ओवर देयर यू कैन बी विद अ पार्टनर, यू कैन लीव दैट पार्टनर, यू कैन मैरी दैट पार्टनर, 1 महीने में छोड़ दो, सोसाइटी कुछ नहीं बोलेगी, मम्मी पापा कुछ नहीं बोलेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा किया तुमने, यू गो गर्ल। ठीक है, इसलिए होता है कि 90% के अराउंड उनका डिवोर्स रेट है। यू कैन नॉट इमेजिन टू हैव अ फैमिली ओवर देयर। ओके, दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फ्रीइंग द सेक्सुअल मार्केट। लेकिन हम लोग रोते नहीं इस बारे में, हम लोग ये पूछेंगे कि अगर सेक्सुअल मार्केट आज के टाइम में फ्री हो रहा है तो वो उसके पीछे हायर पावर्स हैं, उसके पीछे काफ़ी पावरफुल एंटिटीज़ हैं जिनसे हम लोग डील नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वी विल एडजस्ट विद दिस टाइम। तो हम लोग 2024 में 1930s के माइंडसेट से नहीं रहेंगे। मेरे पे कुछ लोगों का कमेंट आया वीडियोस पे, और कुछ लोगों ने बातचीत भी की कि भाई लड़कों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों से, बस पढ़ाई करो, अच्छी खासी जॉब पा जाओ, फिर इधर से 30 लड़कियों के रिश्ते आ जाएंगे, उधर से 30 लड़कियों के रिश्ते आ जाएंगे। हाँ, वो रिश्ते आएंगे प्रॉबेबली, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं आएंगे, वो तुम्हारे पैसे के लिए आएंगे। तुम एक मील टिकट रहोगे उनके लिए, एक एटीएम। क्या तुम्हारी यही स्टेटस है लाइफ में, तुम्हारी यही औकात है कि तुम बस एक एटीएम बनो तभी तुम्हें कोई लड़की पसंद करेगी? मतलब ऑल यू आर डूइंग इज यू आर प्रोवाइडिंग मनी, राइट? एंड इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड टू यू, in case she finds another better guy, nothing is stopping her, उसे कोई चीज़ नहीं रोक रही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से, क्योंकि आप सोसाइटी में अगर किसी चीज़ को रोकना चाहते हैं तो उसे पिनलाइज करना पड़ता है किसी ना किसी वे में, चाहे वो सोशल आउटकास्ट की तरीके से हो या फिर वो पीनल प्रोविजन की वजह से हो। जैसे कि हम लोगों के यहाँ चोरी करना गैर कानूनी है, तो क्योंकि चोरी करना गैर कानूनी है और उसके लिए सज़ा होती है, उसके लिए पुलिस आके आपको पकड़ती है, इसलिए चोरी कम होती है लेकिन काफ़ी कम होती है। आज अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि चोरी का जो एक्ट है वो अब इलीगल नहीं है, वो लीगल हो गया, आपके पड़ोसी आके आपके घर को लूटेंगे। ठीक है, उसी तरह से एज लॉन्ग एज अडल्टरी वॉज इलीगल, इट वॉज हैपनिंग लो। अब क्योंकि ये लीगल हो चुका है, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग द वुमन फ्रॉम कमिटिंग एडल्ट्री, बिकॉज वो तो पहली बात वो पनिश नहीं होगी, उल्टा वो रिवॉर्ड होगी। ठीक है, तो दिस इज रियलिटी। तुम अगर मॉरलिटी में एग्जिस्ट करते हो ना दुनिया में कि कोई जो अच्छा होगा वो मेरे साथ बुरा नहीं करेगा, जो अच्छा आदमी होगा वो मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करेगा, तो तुम भाई सतयुग का माइंडसेट से रह रहे हो कलयुग में।
ये कलयुग है। यहाँ पे अच्छा से अच्छा आदमी तुम्हारा बुरा कर सकता है, तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। तुम्हारा काम है कलयुग में एग्जिस्ट करने के लिए अपने आप के अराउंड डिफेंस मैकेनिज्म्स खड़े करना, ठीक है। तुम्हारी मैस्कुलिनिटी, तुम्हारा स्ट्रेंथ, तुम्हारा दम जो है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म है तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी लाइफ को स्टेबल रखने के लिए, ताकि तुम एक अच्छी खासी फैमिली रख सको। द वे टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन इंडिया is for you to be a man who can never be matched by any other man in the immediate locality, ठीक है। तुम ऐसे आदमी बन जाओ अपनी वाइफ के लिए कि वो चाह के भी तुम्हें किसी और आदमी से कंपेयर ना कर पाए। जिन लोगों को ये लगता है कि इफ आई अर्न इनफ मनी दैट इज इनफ, देयर हैव बीन प्लेंटी ऑफ केसेस ऑफ रिच पीपल लाइक डॉक्टर्स, बिजनेसमैन एंड देयर वाइफ्स आर चीटिंग विद अ जिम ट्रेनर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे आदमी हैं जो कि अपनी वाइफ को तो जिम भेज देते हैं, अच्छी बात है, पर खुद जिम नहीं जाते। तो यू आर बीइंग अनफिट, शी इज गेटिंग कंप्लीटली फिट, उसके स्टैंडर्ड्स राइज हो रहे हैं, तुम उसी स्टैंडर्ड पे हो, उसके स्टैंडर्ड राइज हो रहे हैं। ऑब्वियसली शी विल चूज समवन एल्स बिकॉज नथिंग इज स्टॉपिंग हर टुडे। उसे कोई प्रोविजन सोसाइटी का रोक नहीं रहा, तो ऑब्वियसली वो चूज करेगी। फिर उसके बाद तुम रोगे, तुम सारी औरतों को गाली दोगे, तुम कहोगे कि वुमेन आर लाइक दिस, वुमेन लाइक दैट। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स द फॉल्ट ऑफ द सोसाइटी विच इज रिलैक्सिंग एवरीथिंग। तुम आदमियों को फ्री कर दो कि जाओ लूटपाट करो, तो आदमी लूटपाट करेंगे भाई। फिर तुम कहोगे सारे आदमी खराब है ना? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो वी डिस्कस्ड व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन इंडिया, किस वजह से होता है। मैंने कुछ पॉइंटर्स दिए, कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट किया। आई होप तुम लोग समझे होगे। और इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू एक्चुअली वर्क टूवर्ड्स प्रिवेंटिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जब तुम्हारी शादी होती है, या फिर जिन लोगों की शादी हो चुकी है ऑलरेडी। क्योंकि कुछ लोग ईमेल मेरे पास आ रहे हैं 40s में है, 50s में है, और सोचो शादी के 18 साल बाद, 20 साल बाद द वुमन इज चीटिंग, ठीक है। और जब मैं पूछ रहा हूँ उनसे कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी, तो वो बता रहे हैं एंड इट कंप्लीटली क्लिक्स इन माई माइंड कि हाँ, इस वजह से यू कॉल्ड इट टू योर सेल्फ, तुमने ये सिचुएशन बुलाई है अपने ऊपर। ओके, सो अभी के लिए एक सिंपल एडवाइस ले लो मुझसे। तुम्हें अगर प्रिवेंट करना है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तुम्हें ऐसा आदमी बनना होगा कि तुम्हारी वाइफ चाह के भी तुम्हारा कंपैरिजन किसी लड़के में देख ना पाए। तुम इनकम्पैरेबल हो, तुम सबसे बेटर हो हर जगह पे, हर आयाम में, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, किसी भी वे में तुमसे बेटर कोई आदमी ना हो। और ये इतना मुश्किल नहीं है, तुम्हें टॉम क्रूज बनने की जरूरत नहीं है इसके लिए। मोस्ट मेन आर नॉट इवन वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, इतना सा भी नहीं काम कर रहे अपने ऊपर। तुम अगर इतना भी कर लोगे ना, तो तुम उनसे काफ़ी आगे चले जाओगे, पर तुम करते नहीं हो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, तुम अगर करना शुरू भी कर दोगे तो तुम काफ़ी सरपास कर लोगे आदमियों को, 99% आदमियों को सरपास कर लोगे अगर अपने हर एक डायमेंशन पे काम करो, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर चीज़ पे। दैट इज़ द ओनली वे। हम लोग सोसाइटी को बदल नहीं सकते, हम लोग जो करंट सिस्टम है उसे बदल नहीं सकते, पर हम लोग इस करंट सिस्टम में भी रह के आज के रूल के हिसाब से इन्हीं रूल्स में खेल के जीत सकते हैं। तो वेट फॉर माई नेक्स्ट पार्ट। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में बात करेंगे हाउ टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम और हाउ टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन द फ्यूचर फॉर गुड, ताकि तुम्हारी फैमिली बर्बाद ना हो। गॉड ब्लेस यू।